नमस्कार दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, जो पेपर सेकंड हुआ था हम लोगों के यहाँ टेस्ट का, आज उसका सॉल्व करते हैं हिंदी का। ठीक है दोस्तों, आइए आज सामान्य हिंदी का जो दूसरा वाला पेपर हुआ था उसको आज सॉल्व किया जाता है। अब देखिए, सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ था, लिखा गया कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विभिन्न शब्द दिए गए हैं। ठीक है, 4 क्या दिए गए हैं? विभिन्न शब्द दिए गए हैं। इन 4 जो विभिन्न शब्द हैं, जिसमें से 3 क्या हैं? अशुद्ध हैं, लिखे गए हैं, तथा एक शुद्ध वर्तनी में लिखा गया। ठीक, इसमें से 4 जो विकल्प हैं उसमें क्या लिखा है? 3 अशुद्ध लिखे गए, एक शुद्ध लिखा गया, तो उसे शुद्ध का चयन करना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या आया है। यहाँ पे प्रश्न क्या आया भैया? इसमें एक आया दुरवस्था, दूसरा आया दुरह अवस्था, फिर तीसरा आया दुरा अवस्था। ठीक, दुरा अवस्था। ठीक, इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा? ठीक, तो इन 4 विकल्पों में से क्वेश्चन नंबर विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। क्योंकि जब दुरावस्था लिखा जाता है तो इसमें क्या हो जाता है? दुहधन अवस्था हो जाता है। ठीक है, तो वह क्या हो जाता है? दुरा अवस्था हो जाता है। ठीक, क्लियर है? अब हम इसके आगे वाले प्रश्न चलते हैं। या तो सबको ही मालूम है कि यहाँ पे दुरावस्था सही हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें से भी क्या है? 4 विकल्प हैं, जिसमें से क्या है? एक शुद्ध है, 3 अशुद्ध है। ठीक, अब देखिए यहाँ दृश्ययान लिखा गया है, दृश्यमान लिखा गया है। ठीक, और दर्शयान लिखा गया है, दृश्यमान लिखा गया है। इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर डी हो जाएगा। इसे क्या लिखा जाएगा? दृश्यमान लिखा जाएगा। ठीक दोस्तों, दृश्यमान लिखा जाएगा, दृश्य लिखा जाएगा, या लिखा जाएगा, तब वह क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। विकल्प नंबर डी एकदम सही आंसर है। तो चलें आगे। अब क्वेश्चन नंबर 116 देखिएगा। लिखा गया है कि प्रत्येक विकल्पों में मुहावरे के अर्थ दिए गए हैं, मुहावरे के अर्थ के सही विकल्प को चुनिए। ठीक, मतलब इसमें जो 4 विकल्प दिया गया है, उन 4 विकल्पों में मुहावरे के अर्थ दिए गए हैं। उन 4 मुहावरे के अर्थों में से एक क्या होगा? उस मुहावरे का अर्थ होगा, उसको आपको बताना है। यहाँ पे मुहावरा क्या है? अंगारे बरसाना। ठीक, या अंगारे बरसना दिखा गया है। अंगारे बरसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत अधिक गर्मी पड़ना। ठीक, या आग की बरसात होना, या आग फेंकना, या आग लगना। ठीक है, अब इसमें आप बताइए कि क्या हो जाएगा? अंगारे बरसाना, बरसना, अंगारे बरसना मतलब क्या? बहुत अधिक गर्मी पड़ना, गलत हो जाता है। ठीक, आग की बरसात करना, यह भी आग की बरसात हो ही नहीं सकती। आग फेंका जाएगा तो अंगारे बरसेगा नहीं। ठीक, जब किसी को देखकर किसी के मन में क्रोध उत्पन्न होता है तो वही क्या हो जाता है? उसको आग लगती है, तो वही क्या कहा जाता है? अंगारे बरसना। ठीक, उसी को क्या कह दिया जाता है? अंगारे बरसना कह दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 देखिएगा। यह भी है क्या? मुहावरे। ठीक है, यह भी क्या है? मुहावरे का है। लिखा गया पांचों उंगलियां घी में होना। ठीक, मतलब यह जो 5 उंगली है या घी में डूबी रहेगी, तो इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, इस मुहावरे का अर्थ क्या? घी में उंगलियां डालना होता है, कि हर तरह से मजे होना होता है, 5 तरह से मजे होना होता है, हाथ में 5 उंगलियां होना होता है। तो यह इसमें से कौन होगा? जब जिसके पास सारी चीजों की सुख सुविधाएं हो जाती है, उसको कहा जाता है कि इस समय 5 उंगलियां आपकी घी में है। ठीक, तो 5 उंगलियां जब घी में होंगी तो उसे क्या कहा गया? जहाँ पे आपको हर तरह से मजे होना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? 5 उंगलियां घी में होना हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाता है? 5 उंगलियां घी में होना हो जाता है। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर दिया गया है,
यहाँ दिया गया है कि प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों के द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक, अब उसमें से उपयुक्त विकल्प चुनिए। ठीक, उसमें से क्या करना, उपयुक्त विकल्प चुनना है। अब इसमें जो उपयुक्त विकल्प चुनना वह कौन सा होगा यह आप हमें बताएंगे। इसमें दिया गया है क्या, इसमें दिया क्या गया है, इसमें दिया गया है वक्ता की इच्छा को कहते हैं। ठीक, वक्ता की इच्छा को क्या कहा जाता है, जिज्ञासा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिज्ञासा। वक्ता की जो इच्छा होती है उसे क्या कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं। ठीक, इच्छा। क्लियर है। चलिए अब दिया गया इसमें भी भरना है कि वह डैश 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 से नदी पार नहीं करना चाहता है। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, वह तरणी से नदी नहीं पार करना चाहता है, यान से नहीं करना चाहता, तड़ाक से नहीं करना चाहता, तो कि तरण से नहीं करना चाहता है। तो चलिए मित्र बताइए इसमें किससे वह नहीं करना चाहता है। ठीक, किससे नहीं करना चाहता, आप फटाफट बताइएगा। चलिए बताइए। इसमें देखिए कि इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है, तरण। तरण मतलब क्या होता है, नौका से। ठीक, तरण का क्या है, नाव होता है या नौका होता है। ठीक, तड़ाक करते क्या होता है, तालाब होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तरण शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तरण शब्द हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलें, आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों। अगला चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि अनुच्छेद क्या आया है, कि अनुच्छेद आया है। इन अनुच्छेदों में क्या करना है कि आपको अपने आंसर को देना है। ठीक है, अपने उत्तर को देना है। तो चलिए अब यहाँ हम आंसर देखना, पहले हम पर अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि आचार्य शुक्ल जी के गंभीर निबंध, आचार्य शुक्ल जी के गंभीर निबंध चिंतामणि में संग्रहित है। उसमें 2 प्रकार के निबंध है। एक तो भावों के विश्लेषण से संबंध रखने वाले निबंध हो, जो भाव विषयक हो होते हुए भी भावात्मक नहीं है, वरन उच्च कोटि के विचारात्मक है। ठीक, वरन उच्च कोटि की क्या है, विचारात्मक है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या कहा, दूसरे साहित्यिक जिसमें कुछ सैद्धांतिक आलोचना से संबंध रखते हैं, जैसे साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, और कुछ व्यवहारिक आलोचना की हैं, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र आचार्य शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक निबंधों की अनुमिति उनकी आलोचनाओं से की जा सकती है। वे भारतीय रस सिद्धांत पर आधारित, रस सिद्धांत पर अवलंबित हैं। उनका संबंध जीवन सार के निजी अवगाहन से है। इन निबंधों के भावों का विश्लेषण दुरूह नहीं होने होने पाया है। ठीक है, दुरूह नहीं होने पाया है। विश्लेषण दुरूह नहीं होने पाया। लज्जा और ग्लानि का आधार भारत की आत्मग्लानि है। लोभ और प्रीति का अंतर समझ लेने पर जायसी ने रत्न सेन के प्रेम की आलोचना भली प्रकार से समझी जा सकती है। ठीक दोस्तों, अब देखिए थोड़ा सा यह पैराग्राफ थोड़ा पेचीदा तो जरूर है, लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपको सारे के सारे आंसर आपको इससे इससे थोड़ा सा हट के मिलेगा। पहले तो यह जानने की जरूरत होगी कि जो यहाँ पर यह निबंध लिखा गया है यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह जानने की जरूरत होगी। लेकिन पहले हम इसको देख लेते हैं। उपयुक्त गद्यांश में सम्यक अनुशीलन करने से पता चलता है कि लेखक ने क्या किया था, शुक्ल जी को समझने का प्रयास किया था, शुक्ल जी के साहित्यिक या संबंध सम्यक अध्ययन किया था, शुक्ल जी से दिशा बोध ग्रहण किया था, शुक्ल जी को समीप से देखा था। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा यह आप बताएंगे।
अब देखिए कि जिस लेखक ने इस रचना को किया उसने क्या किया था कि शुक्ल जी के साहित्य का समन्वय अध्ययन किया था। जब उनके साहित्य का जो समन्वय अध्ययन करेगा तभी वह किसी के संदर्भ में कुछ कह पाएगा। ठीक है, अब हम देखिए विकल्प नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, शुक्ल जी के साहित्य का समन्वय अध्ययन किया था। क्लियर है? अब उसके बाद देखिए कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बाबू गुलाब राय की शैली थी। ठीक, क्या लिखा गया? बाबू गुलाब राय की शैली थी। तो बाबू गुलाब राय की शैली कौन सी थी? कथा शैली थी कि भावना प्रणय शैली थी, विवेचना प्रधान शैली थी, विश्लेषणात्मक शैली थी? इसमें से कौन सी शैली बाबू गुलाब राय की थी? तो आप हमें बताएंगे इसमें से कौन सी शैली थी? इसमें से कौन सी शैली थी? तो देखिए कि इसमें क्या हुआ था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की पूरी विवेचना दी गई थी, तो यह क्या हो जाता है, विवेचना प्रधान शैली हो जाती है। कैसी हो जाती है? विवेचना प्रधान शैली हो जाती है। अर्थात बाबू गुलाब राय की शैली क्या थी? विवेचना प्रधान शैली थी। ठीक है, कैसी शैली थी? विवेचना प्रधान शैली थी। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग दोस्त। अब 100 क्वेश्चन नंबर 122 देखिएगा। 122 में क्या हो गया, डॉक्टर गुलाब राय ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की शैलियों का जो वर्गीकरण किया वह क्या कहलाए? वही हमने जो यह आलोचना लिखी गई है, जो टिप्पणी लिखी गई है, बाबू गुलाब राय द्वारा दी गई थी। ठीक है, उन्हीं के द्वारा संदर्भित किया गया था। इसमें देखिए क्या कहा गया, डॉक्टर गुलाब राय ने आचार्य शुक्ल की शैली का जो वर्गीकरण किया वह क्या था? अत्यंत वैज्ञानिक था, या शोधपूर्ण था, या सर्वांगीण था, या यथातथ था? इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? देखिए यह वैज्ञानिक तो थी नहीं, शोध भी नहीं था उनपे। ठीक, उनके शैली में सर्वांगीणता की भी कोई बात नहीं आती है। वह क्या था? यथा तथ्य था, मतलब जैसा तथ्य उस समय देखा गया उसी तरह से उन्होंने क्या किया था? विवेचना किया था। अर्थात 122 का डी सही हो जाएगा। 122 का क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा मित्र। ठीक, 122 का कौन सा सही हो जाएगा? 122 का डी सही हो जाएगा, यथा तथ्य था। ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं। अब उसके बाद ये देखिए दिया गया है कि उक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक होना जरूरी है। ठीक है, उचित शीर्षक होना क्यों जरूरी है यह आप बताएंगे। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली है, शुक्ल जी की निबंध कला है, निबंध कला और शुक्ल जी हैं हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार शुक्ल जी। यह बात तो सत्य है कि हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार कौन होते हैं? शुक्ल जी होते हैं। लेकिन उनकी जो शुक्ल जी की शैली थी वह कैसी शैली थी? निबंध शैली होती थी। अर्थात 123 का क्या हो जाएगा? शुक्ल की निबंध शैली। तो विकल्प नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। अर्थात 123 का ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक, ये वाला एकदम सही हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सौ देखिए क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, इसमें क्या दिया गया? विपरार्थक शब्द का चयन करना है। किसके? विपरार्थक शब्द का हमें चयन करना है। तो इसमें विपरार्थक शब्द का जो चयन करेंगे तो इसमें कौन सा हो जाएगा? क्या कहा गया है? ईर्ष्या। ईर्ष्या का विपरीत विपरार्थक शब्द क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, ईर्ष्या का विपरार्थक शब्द क्या हो जाएगा? बताइए इसमें फटाफट। ईर्ष्या का विपरार्थक शब्द स्नेह है, प्रसन्नता है, उत्फुल्लता है, शीतलता है। इसमें से चारों विकल्प में कौन सा हो जाएगा? तो ईर्ष्या का विपरीत होने वाला क्या हो जाएगा? स्नेह हो जाएगा। ईर्ष्या जलन से लगाया जाए, स्नेह किससे लगाया जाता है? प्रेम से लगाया जाता है। तो ईर्ष्या का उल्टा क्या हो जाएगा? स्नेह हो जाएगा मित्र। ईर्ष्या का उल्टा क्या होगा? स्नेह हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए इसके बाद फिर देखिए अगला दिया गया है गे का। गे का विलोम शब्द क्या होगा? यह वो विपरार्थक शब्द चुनना है। गे का विलोम शब्द क्या होगा? अनबूझ होगा, अज्ञेय होगा, नासमझ होगा, या विज्ञेय होगा। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 125 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 125 क्या हो जाएगा, गे हैं, ठीक। तो जानबूझ अनबूझ होगा नहीं, गलत हो गया, ना समझ हो गया नहीं, ठीक। गे हो गया नहीं, क्या हो जाएगा, गे का क्या हो जाएगा, अज्ञे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गे का अज्ञे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 126। क्या है 126, इसमें दिया गया है कि ऐसा देखना है कि कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिसमें त्रुटि है, वही त्रुटि वाले वाक्यों का त्रुटिहीन हो तो उसका लिए क्या हो जाएगा, चयन करना। उसी त्रुटिहीन वाक्यों का क्या करना है, चयन करना है, ठीक। इसमें देखिए कि 126 का क्वेश्चन देखिए, कहा गया सौभाग्यकांक्षी सौभाग्यकांक्षी निर्मला के शुभ विवाह की मंगल बेला पर, मंगल बेला में आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। अब इसमें देखिए, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, मतलब त्रुटि क्या है। अब देखिए कि यहाँ पे देखिए सौभाग्यकांक्षी निर्मला की एकदम सही है, शुभ विवाह की मंगल बेला में नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। विकल्प नंबर इसमें क्या है, त्रुटिहीन है, ठीक है। विकल्प नंबर बी क्या हो जाता है, त्रुटिहीन हो जाता है। एक मिनट रुक जाइएगा। विकल्प नंबर देखिए, अब फिर से एक बार वाक्य पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है सौभाग्य का क्षण निर्मला के शुभ विवाह की मंगल बेला में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अगर देखा जाए तो यह वाक्य क्या हो जाएगा, एक प्रकार से कहीं अशुद्ध नहीं है, अर्थात विकल्प नंबर डी हो जाएगा। मित्रों इसको सही कर लीजिएगा, क्षमा चाहेंगे जो गलती से बी लगवा दिए थे। इसमें क्या हो जाएगा, कोई त्रुटि नहीं होगी, इस वाक्य में क्या हो जाएगा, कोई त्रुटि नहीं होगी, ठीक। तो इसमें विकल्प नंबर डी हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 127 दिया गया। 127 में क्या क्या देखना है कि मेरी समझ में अभी तक यह नहीं आया कि इस बात में कि क्या मेरे से क्या संबंध है, ठीक। मेरे से क्या संबंध है, इसमें कौन सा त्रुटि है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या हो जाता है, मैं तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरे से, यहाँ जो मेरे शब्द लिखा गया है तो यही क्या हो जाएगा, सी वाला, एकदम सी वाले का ही चयन करना है आपको। क्या करना है, सी। 127 का सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाता है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि होती है। कैसी, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि होती है, ठीक। कौन सी अशुद्धि होती है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि होती है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी अशुद्धि होती है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि पाई जाती है मित्र, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हुई ना आपकी, यहाँ तक की बातें क्लियर हुई। अब इसमें क्या हो जाएगा, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यही अशुद्ध वाक्य होता है, ठीक है। अब अगला चलते हैं। अब इसमें देखिए कि लिखा गया, प्रत्येक प्रश्न में 4 विभिन्न शब्द दिए गए हैं, जिसमें से 3 शुद्ध लिखे गए हैं तथा एक शब्द गलत वर्तनी में लिखा गया है। उस शब्द को छांटना है। मतलब इसमें क्या करना है, एक ऐसा शब्द लिखा गया है जो गलत वर्तनी में लिखा गया है। जैसे देखिए विकल्प में क्या, शिखर है, निष्फल है, लक्ष्मण है और समाधान है। तो इसमें आप देखिए, इसमें कौन सा अशुद्ध हो जाएगा। यह तो एकदम स्पष्ट रूप से अपना उत्तर दे रहा है कि यह समाधान नहीं होगा, समाधान होगा। क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत, इसमें क्या हो जाएगा, यह समाधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला देखिएगा, इसमें भी वही काम करना है।
इसमें क्या करना है, एक शब्द क्या है गलत वर्तनी में लिखा गया, वही गलत वर्तनी के देखना है। इसमें लिखा गया बंध्या, स्थान, शीघ्र, कृपा। इसमें से कौन सा अशुद्ध हो जाएगा? चलिए, कौन सा इसमें अशुद्ध हो जाएगा मित्र, बताइएगा। इसमें देखिए जो बंध्या लिखा गया है, स्थान लिखा गया, शीघ्र लिखा, कृपा लिखा गया है, तो इसमें क्या अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। बंध्या को कैसे लिखा जाएगा? या अनुस्वार लगेगा, ना का प्रयोग नहीं होगा, या क्या होगा, बंध्या हो जाएगा। ठीक है, अनुस्वार जो यहाँ ना लगा है, इस ना को अनुस्वार के रूप में रखना है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यही गलत है। स्थान, शीघ्र और कृपा दोनों सब सही होते हैं। अब देखिए कि इसमें उज्ज्वल का सही सन विच्छेद क्या है। इसका उज्ज्वल का सही सन विच्छेद क्या है, यह देखना है आपको। अब उज्ज्वल का सही सन विच्छेद क्या होगा, यह आप हमें बताएंगे कि उज्ज्वल का सही सन विच्छेद क्या हो जाएगा। अब देखिए उज्ज्वल शब्द लिखा गया है, पहले तो आप लोग एक काम यह करिएगा, या जो उज्ज्वल शब्द लिखा गया इसको सही कर लीजिएगा। उज्ज्वल लिखा कैसे जाएगा? उज्ज्वल लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? उज्ज्वल। अर्थात यह शब्द क्या हो जाएगा, इस शब्द को पहले आप सही करिएगा, उज्ज्वल लिखिएगा। अब इसका जब संविच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा, उत धन ज्वल हो जाएगा। ठीक। अब ता के बाद क्या हुआ, ता के बाद जा आया, तो ता का परिवर्तन किसके साथ हो जाता है, जा के साथ हो जाता है। अब मित्र ध्यान दीजिए, जा के साथ रंध लगा हुआ है, यहाँ भी क्या है, व्यंजन वर्ण है। ठीक, यहाँ पर भी क्या है, व्यंजन वर्ण है। अब यह व्यंजन वर्ण है तो इसके बाद स्वर तो है नहीं, तो इस जा का जो परिवर्तन, ता का परिवर्तन जा के साथ हुआ, तो यह आधा जा बन गया, ज्वल यह लिखा गया है। और यह कैसी संधि हो जाएगी, यह किस प्रकार की संधि होगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक, तो इसमें जो विकल्प दिया गया है, इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर एक सही हो जाएगा। ठीक, विकल्प नंबर एक एकदम सही हो जाएगा, विकल्प नंबर एक को आप सही को उत धन ज्वल लिखा जाएगा। ठीक, क्लियर है? अब देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया सदाचार का सही संविच्छेद क्या होगा। किसका, सदाचार का सही संविच्छेद क्या होगा। ठीक, यह दिया गया है। अब इसमें देखिए सत सद धन आचार हुआ, सत धन आचार हुआ, सद धन अचार हुआ, और सदा धन चार हुआ, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, यह आप बताएंगे। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सॉरी, सद धन आचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत धन आचार हो जाएगा। ठीक, हालांकि इसका एक और शुद्ध रूप देख लीजिएगा, इसका क्या लिखा, सदाचार का सत होता है, धन आचार होता है। ठीक है, सत होता है, ता का परिवर्तन दा के साथ हो जाता है, बड़े आ की मात्रा इसके साथ लग जाती है, तो यह शब्द मिला के लिख दिया जाता है, क्या, सदा चार लिख दिया जाता है। ठीक, क्या लिखा जाता है, सदाचार लिख दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ दा है, इसको ता के साथ परिवर्तन कर लीजिएगा, ता हो जाएगा। ठीक, ता का परिवर्तन दा के साथ होता है, और दा के बाद बड़ा आ की, बड़ा आ रहा, स्वर आ रहा, तो बड़े आ की मात्रा लग जाती है, तो यह हलन हट जाता है, तो यह क्या हो जाए, बड़ा दा हो जाता है, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, सदाचार बन जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें एक दिया गया है विकल्प, वो प्रश्न दिया गया है, कहा गया है कि नाराज, नापसंद, नालायक। क्या कहा गया है, नाराज, नापसंद, नालायक शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग ना का बोध कराता है। ना का बोध कराता है कौन, क्या निषेध कराता है, अच्छाई कराता है, अधिकता कराता है, या श्रेष्ठता कराता है। ठीक है, इन चार विकल्पों में अगर आप देखेंगे सब किसका बोध कराता है, निषेध।
ना का बोध कराने वाला कौन होता है? निषेध होता है। तो विकल्प नंबर एकदम सही हो जाएगा। विकल्प नंबर अच्छाई नहीं होगी, अधिकता नहीं होगी, श्रेष्ठता नहीं होगी, तो इसमें क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक, ए सही हो जाएगा। बात क्लियर हुई? अब इसके बाद फिर हम आगे आते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे लिखा क्या गया है। यहाँ पे लिखा गया अधि, आओ, अति, अभि नामक उपसर्ग भाषा से है। मतलब किस भाषा से? यह सारे उपसर्ग किस भाषा के हैं? ठीक, यह सारे जो उपसर्ग दिए गए हैं किस भाषा के उपसर्ग होते हैं? तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें किस भाषा का उपसर्ग है। क्या हिंदी का है, कि उर्दू का है, कि संस्कृत का है, कि फारसी का है? अब क्या बात आई कि यहाँ पर क्या क्या कहा गया? आदि, आओ, अति, अभि नामक उपसर्ग किस भाषा के हैं? तो नामक उपसर्ग किस भाषा के हैं, तो यह आप हमें बताएंगे। नामक उपसर्ग किस भाषा के होते हैं? हिंदी के होते हैं, कि उर्दू के होते हैं, कि संस्कृत के होते हैं, कि फारसी के होते हैं? ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कि यह जो नामक उपसर्ग है, यह सारे आदि, आओ, अति, अभि उपसर्ग हैं, वह किस भाषा के हैं? संस्कृत भाषा के उपसर्ग होते हैं। अर्थात विकल्प नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक, विकल्प नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। आगे चले हम लोग, आगे चलते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे दिया गया कि वाक्य या वाक्यांश दिए गए हैं, जिसके उत्तर के विकल्पों में चार शब्द दिए गए हैं। एक जो शब्द वाक्य या अनेक शब्दों का एक अर्थ रखता हो, उसे अपने उत्तर में लिखें या चुनें। प्रश्न नंबर 134 का है, कहा गया जो दूसरों के अधीन है। किसके? जो दूसरों के अधीन है उसे क्या कहते हैं? स्वाधीन कहते हैं, पराधीन कहते हैं, परदेशी कहते हैं, परामर्शदाता कहते हैं। ठीक है, अब इन चार विकल्पों में सीधा उत्तर होता है क्या? पराधीन। पर मतलब क्या होता है? दूसरे, अधीन मतलब होता है अधीन रहना। ठीक है, जो दूसरे के अधीन रहता है उसे हम क्या कहते हैं? पराधीन। स्वाधीन मतलब स्वयं से, परदेशी मतलब कि जो विदेश से आया हुआ होता है, परामर्श मतलब जो आपको सलाह देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो दूसरे के अधीन होता है उसे क्या कहा गया? पराधीन कह दिया गया। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, नीचे वाक्य या वाक्यांश दिए गए हैं, उत्तर के विकल्पों में चार शब्द दिए गए हैं। जो शब्द वाक्य या अनेक शब्दों का एक अर्थ रखता हो उसे अपने उत्तर के लिए चुने। ठीक, दूसरों पर अकारण अत्याचार करने वाला, मतलब कि दूसरे पर बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के क्या करता है? जो कोई अत्याचार करता है उसे हम क्या कहते हैं? पापी कहते हैं, हिंसक कहते हैं, दुष्ट कहते हैं, कि आतताई कहते हैं? अब चलिए यहाँ पे देखिएगा इसमें क्या कहते हैं इसको हम भाई, कि दूसरे पर अकारण अत्याचार करने वाला कौन होता है? पापी होता है, हिंसक होता है, दृष्टि होता है, आतताई होता है। ठीक, अब देखिए कि इसमें किसी बिना कारण के जब अत्याचार कोई करेगा तो वह क्या कहलाएगा? पापी आदमी कहलाएगा। बिना कारण के जब किसी का कोई संपत्ति हड़प लेगा, किसी से कुछ ले लेगा, छीन लेगा, उसका घर द्वार कुछ भी, पैसा रुपया सब जो छीनता है, जबरदस्ती छीन लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? पापी कहते हैं। ठीक, हिंसक मतलब क्या हो जाए? तो तुम भड़काऊ होता है। दुष्ट मतलब आंख से देखना। आतताई मतलब क्या होता है? सताया हुआ। ठीक, क्लियर हो गया? दूसरे पर आक्रमण करना, अकारण अत्याचार करने वाला व्यक्ति कौन होगा? पापी होगा। विकल्प नंबर एक सही। अब दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में तीन एक वचन है, एक क्या है? बहुवचन है। इसमें बहुवचन छाटिए। 136 का देखिएगा, नदी कहा गया, सिपाही कहा गया, राजा कहा गया, घोड़े कहा गया। ठीक, तो यहाँ देखिए मित्र, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लिखा गया है कि नदी, सिपाही, राजा, घोड़े। नदी, सिपाही, राजा, घोड़े कहा गया। तो नदी, सिपाही, राजा, घोड़े का मतलब इसमें से कौन सा बहुवचन है? तो नदी एक वचन है, सिपाही एक वचन है, राजा एक वचन है, लेकिन यहाँ पे विकल्प नंबर डी घोड़े आया है ना, घोड़े। तो घोड़े क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। ठीक, यहाँ अनुस्वार लगा लीजिएगा। हालांकि अगर आप देखते हैं कि राजा जो शब्द होता है एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, राजा राजाओं नहीं कहा जाता है। क्लियर होगी बात? तो यहाँ विकल्प नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
निम्नलिखित प्रश्नों में 3 एकवचन है, 1 बहुवचन है। ठीक, तो इसमें दिया गया पर्वत, पेड़ा, रीतियां, नारी। तो मित्र यहाँ सीधा उत्तर आप बताएंगे क्या है, रीतियां है। क्यों है यह भी आप जाने क्यों है, क्योंकि जिस शब्द के अंत में अनुचंद बिंदी लगी होगी वह हमेशा कहाँ चले जाएंगे, वह हमेशा कहाँ जाएंगे, बहुवचन में चले जाएंगे। जब किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा रहेगा तो वह कहाँ चला जाएगा, बहुवचन में चला जाएगा। शब्द में एक ही मात्रा लगा देंगे या ओ की मात्रा लगा देंगे तो वह हमेशा कहाँ चला जाएगा, बहुवचन में चला जाएगा। ठीक, वो हमेशा क्या होगा, अपने आप बहुवचन हो जाएगा। इसमें देखिए पर्वत में कुछ नहीं लगा है, पेड़ा में कुछ नहीं लगा, रीतियों में यहाँ चंद बिंदी लगी है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। विकल्प नंबर सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया कि जिन निम्न प्रश्नों में 3 एकवचन है, 1 बहुवचन है, बहुवचन छांटना है। गलत हुआ है, ये प्रश्न गड़बड़ा गया। लेकिन देखिए इसको मत ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको मत ध्यान दे। प्रश्न नंबर 138 देखिएगा। कौन सा प्रश्न नंबर 138? कहा गया जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्या कहा गया, जैसा करोगे वैसा भरोगे। वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम जैसा वैसा निम्न में से किसके परिचायक है। ठीक है, तो जैसा वैसा जैसे ही आता है वैसे आप ध्यान रखिएगा कैसा परिचायक है, संबंध वाचक होता है। ठीक, ऐसा होता है कि जो संबंध वाचक होता है वह संबंध वाचक क्या होता है, जो सु से शुरू होता है। क्या होता है, जो सु से शुरू होता है। जैसा वैसा, ऐसा, जैसा वैसा, यह सारे शब्द जिसका उसका जिसकी उसकी, यह सारे शब्द क्या हो जाते हैं, सब संबंधवाचक हो जाते हैं। पुरुषवाचक में मैं तू हम मैं तू आप होता है। क्या होता है, मैं तू वे या वह हो जाता है। ठीक, वह हो जाता है। ठीक है, प्रश्नवाचक में क्या कोई हो जाता है, क्या क्या शब्द आ जाता है। निश्चयवाचक में यह और वह आ जाता है। क्या आ जाता है, यह और वह आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो, यहाँ जो संबंधवाचक है उसमें क्या हो जाएगा, जो और सो हो जाएगा। तो मित्र ध्यान रखिए जब भी आपसे सर्वनाम की संख्या पूछी जाए कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, सर्वनाम की संख्या, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11। कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है, तो उसी में से संबंधवाचक सर्वनाम जो सो भी होता है उसी का सर्वनाम क्या होता है, जैसा और वैसा होता है। ठीक है, अब अगला देखिए कि अगला क्या कहा गया है। अगला जो प्रश्न बता रहा है वह क्या कह रहा है, कह रहा है कि सुशीला ने कंघी, दर्पण, सुई और साड़ियां मोल लिए। ठीक, का शुद्ध रूप क्या है। ठीक, तो कब विकल्प में दिया गया, सुशीला ने कंघी, दर्पण, सुई और साड़ियां मोल ली। ठीक, सुशीला ने कंघी, दर्पण, सुई और साड़ियां मोल ले लिए। सुशीला ने कंघी, दर्पण, सुई और साड़ियां मोल कर लिए। सुशीला ने कंघी, दर्पण, सुई, साड़ियां मोल ली। इसमें से ध्यान रखिएगा कि इसमें जैसे कि जब हमारे पास एक ही संज्ञा के कई सारे शब्द आने लगते हैं तो वहाँ हम अल्प विराम की हम बात कर देते हैं। ठीक, और अंत में कोई उसका एक ऐसा शब्द होता है जिसे उन दोनों से जोड़ते हुए अलग से दर्शा दिया जाता है। तो इसमें जो विकल्प सही होगा वह विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक, तो यह वाला क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। यह क्या होगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, यह एकदम राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्र, क्लियर है, तो विकल्प नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए कि दिया गया है कि निर्देश दिया गया है कि निम्न शब्दों में 3 पुल्लिंग है, 1 स्त्रीलिंग है। 3 क्या है, पुल्लिंग है, 1 स्त्रीलिंग है, यही स्त्रीलिंग छांट लेना है। ठीक, नेत्र, आंख, नमक, दांत। ठीक, नेत्र होता है, नमक होता है, दांत होता है, बच्चा आपके पास क्या, आंख। आंख हमेशा होती है। ठीक, वैसे भी अगर आप जानते हैं आंख होती है, आंख आंख से देखा देखा जाता है वो तो देखना हो गया, लेकिन आंख फोड़ी जाती है। ध्यान रखिए आंख हमेशा क्या होती है, फोड़ी जाती है। तो यहाँ बी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा, आंख। फिर नीचे दिया गया है कि नीचे वाक्य या वाक्यांश दिए गए हैं, उत्तर के विकल्पों में 4 शब्द दिए गए हैं। जो शब्द वाक्य या अनेक शब्दों का एक अर्थ रखता हो उसे अपने उत्तर में चुनिए। ठीक, अब इसमें दिया जो दर्शन शास्त्र का विद्वान हो।
किसका विद्वान होगा? जो दर्शन शास्त्र का विद्वान होता है उसे क्या कहते हैं? दुभाषिया कहते हैं, पारदर्शक कहते हैं, कि दार्शनिक कहते हैं, कि दर्शन शास्त्री कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा मित्र, यहाँ दर्शन शास्त्र का क्या है? विद्वान होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? दर्शन शास्त्री कहेंगे। क्या कहेंगे? दर्शन शास्त्री कहेंगे, दार्शनिक नहीं कहेंगे। ठीक, दार्शनिक अलग चीजें होती है, दर्शन शास्त्री है, क्योंकि दर्शन शास्त्र का विद्वान, विषय का विद्वान है ना, तो दर्शन शास्त्री कहलाएगा। तो इसमें क्या विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला क्या कहा गया कि गौरी शंकर में कौन सा समास होता है? तो ध्यान दीजिए, गौरी शंकर लिखा गया ना, क्या लिखा गया? गौरी शंकर, गौरी शंकर। तो इसमें गौरी और कौन आया है? शंकर आए हैं। तो गौरी क्या है? पत्नी है। शंकर क्या हुए? पति हुए। ठीक, तो अर्थात इन दोनों में क्या हो जाए? विपरीतार्थक संबंध पाया गया। दोनों में क्या हुआ? विपरीतार्थक संबंध पाया गया। जब विपरीतार्थक संबंध पाया गया तो कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया। ठीक, जब विपरीतार्थक संबंध पाया गया तो वहां पे कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया। क्लियर है? क्लियर है ना मित्र? अब इसके बाद 143 में चलते हैं। लिखा गया यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति, यथाशक्ति आप यह हमेशा ध्यान रखिएगा, समास है कि इसमें तत्पुरुष है, कर्मधारय है, कि द्वंद्व है, कि अव्ययी भाव है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जब भी किसी समास में सबसे पहले उपसर्ग लग जाएगा, उपसर्ग लग जाएगा या कोई अव्यय का शब्द दिखाई देता है, जब अव्यय या उपसर्ग के शब्द दिखाई देंगे तो वहां पे कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अर्थात विकल्प नंबर डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। यथाशक्ति में कौन समास है? अव्ययीभाव समास है। ठीक, अव्ययीभाव समास हो जाता है। हमेशा हमने आपको यह बताया कि जहां उपसर्ग लग जाए और या अव्यय के शब्द आ जाएंगे वहां क्या हो जाएगा? तुरंत अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसमें दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसमें देखिए, अग्नि, रात्रि, जीवा, आंसू, चार विकल्प दिए गए हैं दोस्तों। इसमें से कौन सा? अग्नि तत्सम है, रात्रि तत्सम है, जीवा तत्सम है, लेकिन कहा गया तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है तो कौन सा नहीं है? आंसू नहीं है। ठीक, तत्सम नहीं है तो कौन सा नहीं है? आंसू नहीं है। ठीक, क्लियर है? उसके बाद फिर अगला देखिएगा, लिखा गया पाहन। पाहन का तत्सम रूप क्या होगा? पाषाण होगा, प्रस्तर होगा, पत्थर होगा, कि परवान होगा? पाहन शब्द क्या तत्सम रूप क्या हो जाएगा मित्र? प्रस्तर हो जाएगा। अगर इसका तद्भव पूछा जाएगा तब पत्थर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 145 का बी सही हो जाएगा। क्या लिखा गया? प्रस्तर लिखा गया। पाहन का क्या हो जाएगा? प्रस्तर हो जाएगा। इसमें लिखा गया कि थोड़ी मिठाई और बड़ा फल ले आओ, आज त्योहार का दिन है। यह वाक्य शुद्ध रूप है। इस वाक्य का क्या है? शुद्ध रूप देखा जाएगा। विकल्प पढ़िए, थोड़ी मिठाई और बड़े फल ले आओ, आज त्योहार का दिन है। थोड़ा मिठाई और कुछ फल ले आओ, आज त्योहार का दिन है। थोड़ा मिठाई और कुछ फल ले आओ, आज त्योहार का दिन है। थोड़ी थोड़ी मिठाई कुछ कुछ फल ले आओ, आज त्योहार का दिन है। विकल्प नंबर डी एकदम गलत काट दीजिए, इसमें तो बिल्कुल नहीं सही है। अब आप देखिए कि इसमें लिखा है थोड़ा मिठाई और बड़े फल लाओ, इससे भी हमारा यह भी कि बड़ा होगा ही नहीं। बड़ा फल होगा या छोटा फल हो, फल तो फल होता है, फल में बड़ा छोटा क्या होता है? फल लाने की बात होती है। ठीक, फल लाने की बात होती है भाई। अब इसमें देखिए कि कहा गया कि थोड़ा मिठाई। ठीक, तो थोड़ा शब्द ही मिठाई क्या स्त्रीलिंग है, जिसके लिए स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग किया जाएगा ना। देखिए विकल्प यह कट गया, विकल्प यह कट गया, विकल्प यह कट गया। बचा आपके पास क्या? विकल्प नंबर सी, थोड़ी मिठाई और कुछ फल ले आओ, आज त्योहार का दिन है। एकदम सही कहा गया है। ठीक, थोड़ी मिठाई और कुछ फल लेके आओ, आज त्योहार का दिन है। चाहिए घर पे कि थोड़ी सी मिठाई और फल होना जरूरी होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इसमें विकल्प नंबर सी 146 का सी देख लीजिएगा आप लोग। नीचे तीन स्त्रीलिंग
और एक पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं, पुल्लिंग शब्द छांटना है। ठीक, अश्रु, साध्वी, रत्ना और श्वेता। ठीक, साध्वी, रत्ना, श्वेता या सब क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग में चला जाते हैं, अश्रु बहता है। ठीक, अश्रु क्या होता है, बहता है। विकल्प नंबर ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा, 147 का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 148 देखा जाए, नीचे दिए गए 3 स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं, एक पुल्लिंग है, इसमें से पुल्लिंग निकाल लेना है। ठीक है, अंक शब्द, चलिए यार गड़बड़ हो गया, या इसको मत पढ़िए, इसके पिछले वाले क्वेश्चन का है। 148 देखिए, अंक का शुद्ध अर्थवाचक शब्द है, भाग है, परमात्मा है, संख्या है या गोत्र। ठीक है, अब देखिए मित्र, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अंक का शुद्ध अर्थवाचक मतलब इसका अंक शब्द का जो वास्तविक अर्थ देता है उस शब्द की हमें बात करनी है। तो वास्तविक अर्थ देने वाला शब्द कौन हो जाता है, गोद हो जाता है। लेकिन जब आपसे अंक शब्द का अनेकार्थी मतलब एकार्थी अनेकार्थी शब्द पूछा जाए तो अनेकार्थी में भाग भी आ जाएगा, संख्या भी आ जाएगा, लेकिन जो शुद्ध अर्थ देता होगा, शुद्ध अर्थ अंक मतलब क्या होता है, गोद। अंक का अर्थ क्या होता है, गोद हो जाता है। ठीक, इसके दिया गया है 149 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 149 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ पत्ती पैदल सिपाही है, पत्ती छोटा पत्ता है, राज रहस्य होता है, रोशन प्रकट होता है। ठीक, तो इसमें आप यह बताएंगे कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, तब तक आप इसका आंसर खोजिए। पत्ती क्या पैदल सिपाही होते हैं, पत्ती पैदल सिपाही होते हैं भैया, नहीं होते हैं। ठीक, क्यों होते हैं, अब देखिए इसमें फिर से देख लीजिएगा, मतलब सही युग्म नहीं है, पत्ती पैदल सिपाही, पत्ती छोटा पत्ता, राज रहस्य सही है, रोशन क्या है, रोशन क्या हो गया, तो इसमें देखिए, इसमें जो पत्ती पत्ती दिया गया पैदल सिपाही होते हैं, राज रहस्य होता, पत्ती छोटा पत्ता होता। ठीक, लेकिन रोशन शब्द प्रकट नहीं करता। ठीक है, क्रोध होता है। ठीक, रोशन का क्या होता हो जाता है, क्रोध से लगा देता है। ठीक, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 150 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, तो लिखा गया है 150 में लिखा गया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, कौन सा युग्म गलत है। इसमें देखिए कि भारती, भारत के वासी सही है, भारती, सरस्वती, भीड़, जनसमूह, ढोर, मायूसी, इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें से आप हमें बताएंगे इसमें से कौन सा सही नहीं होता है। बताइए। अब यहाँ देखिए, भारतीय तो मतलब भारतवासी हो गया, भारतीय सरस्वती की पर्यायवाची के साथ आ ही जाता है, ढोर बार मतलब मवेशी होता है, लेकिन भीड़ लिखा गया, भीड़, अगर ये भीड़ लिखा होता, यह शब्द लिखा होता तब तो यह जनसमूह से लगाया जाता, लेकिन यहाँ भीड़ शब्द लिखा गया है, इसलिए विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। यही क्या हो गया, यही क्या है, गलत होता है। ठीक है, यही क्या है, गलत युग्म है। ठीक, यहाँ पहले शब्द सही होता है तब यह जनसमूह होता है, जब भीड़ लिखा गया तो जनसमूह का कोई मतलब होता नहीं है। चलिए दोस्तों, जो भी आपको कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा। आप लोग इस आंसर की को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, देखिएगा जहाँ भी कोई दिक्कत आएगी वहाँ पर आप हमें बताइएगा। इसके लिए मिशन इंस्टीट्यूट आपके लिए हमेशा तत्पर रहा है और रहेगा भी। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।